ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 11। करीबन एक फरलांग आगे जाने के बाद मुझे पहली बार अंदाज़ा हुआ कि जेल चप्पल मेरे पाँव में से निकल चुकी थी और मैं नंगे पाँव ही हूँ, लेकिन लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। लेकिन मैं चलता जा रहा था। जिस्म पर कई चोटों के निशानात थे, लेकिन पता नहीं तकलीफ़ का एहसास ज़्यादा नहीं था। शायद इस एहसास पर ज़िल्लत और शर्मिंदगी का एहसास ज़्यादा गालिब आ गया था। चलते चलते मैंने पतलून की जेब टटोली। एक जेब में 150 रुपये मौजूद थे। बाज़ार के आखिरी सिरे पर मुझे एक शूज़ स्टोर नज़र आया। मैंने हवाई चप्पल ख़रीदी। अपनी चोटों के बारे में मैंने दुकानदार के सवालों के गोलमोल जवाब दिए और ख़ुद घसीटता हुआ आगे बढ़ता गया। ये मुगलपुरा का इलाका था। सामने रेलवे लाइन नज़र आ रही थी। रेलवे लाइन को क्रॉस लाइन को देखकर ख्याल गुजरा कि लोग इसी पर लेटकर खुदकशी भी तो कर लिया करते हैं, तो क्यों ना मैं आज यहाँ किसी भारी भरकम ट्रेन के सामने लेटकर अपनी ज़िंदगी को मौत के अंधेरों में डुबो दूँ। बेशक मौत एक खौफनाक चीज़ है, लेकिन कुछ देर पहले की जिल्लत और रसवाई झेलने के बाद मुझे मौत एक आम सी चीज़ लगती थी। एक गहरी तारीकी जो हर किस्म के एहसास से पीछा छुड़ा दे और मैं किसी अनदेखे फासले पर चला जाऊंगा। कुछ ही फासले पर पुलिस स्टेशन का साइन बोर्ड देखकर मैं चंद लम्हे के लिए रुक गया। ख्यालात का धारा दूसरी तरफ मुड़ गया। क्या मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊं, वहाँ फरियाद करूं और इंसाफ मांगूं? लेकिन क्या वहाँ इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो मुझ तक और सरवत तक और खालूद उस्मान तक पहुँचने दिया जाएगा? ये सवाल ज़हन में आते ही मोटी गर्दन और चौड़े थोबड़े वाला सेठ सिराज अपनी तमाम तर खबासत के साथ मेरे पर्दा तस्वर पर उभर आया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसी तरह के ग्राडियल और कड़कड़ाती शलवारों कमीज़ों वाले लोग थे। इन सब ने जैसे बेयक ज़बान कहा, जितना तड़पो फड़कोगे काका उतना ही फंसते चले। पुलिस के पास जाना है तो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा वहाँ क्या भाव बिकती है। अभी तो सिर्फ तुम्हारी मिट्टी प्लीद हुई है, फिर बात तुम्हारे घर तक पहुँचेगी। तुम्हारी औरतों को भी थाने कचहरी में घसीटा जा सकता है। थाने का साइन बोर्ड मेरी निगाहों के सामने धुंधला गया। मैंने रेलवे लाइन पार की और दूसरी तरफ आ गया। एक तरफ खस्ता हाल सा क्रिकेट ग्राउंड था। इसमें बैठने के लिए सीमेंट की सीढ़ियाँ सी बनी हुई थी। मैं सीढ़ियों पर बैठ गया। सोचने लगा कि मेरे घर तक यकीनन ये खबर पहुंच चुकी होगी। मेरे घर वालों ने और मोहल्ले वालों ने इस वाक़े को किस तरह लिया होगा? तमाशबीन टाइप लोगों ने इस खबर को क्या क्या मिर्च मसाले लगाए होंगे। एक बार फिर दुनिया के दुखों से छुटकारा पा जाने का ख्याल ज़हन में जोर पकड़ने लगा। वो जिसके साथ जीने के इरादे थे वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। नौकरी भी आजकल में छूटने वाली थी। बदतरीन जिल्तों ने घेरे में ले लिया था, तो फिर जिंदा रहकर क्या करना था? बस एक पुरसकून सा अंधेरा जिसमें डूब जाऊं और हमेशा के लिए हर फिक्र से आज़ाद हो जाऊं। मैं रेलवे लाइन को देखता रहा। फिर ही अपनी ही सरकटी लाश मेरे तस्वर में आई, तड़पती और फड़कती हुई, अचकोलों के साथ खून उगलती हुई। क्या मैं इस तरह खून चका होकर मर सकूंगा? फिर मेरा ध्यान दूसरे ज़राए की तरफ जाने लगा। मैं बेइंतहा संजीदगी से किसी ऐसे तरीके के बारे में सोचने लगा जो मुझे आसानी के साथ इस दायमी और पुरसकून अंधेरे में पहुंचा दे। क्या बहुत सारी गोलियां फांक कर लेट जाऊं और किसी और दुनिया में पहुंच जाऊं? यह ख्याल बेहतर महसूस हुआ। अभी जेब में कुछ रुपए मौजूद थे। मैं उठा और लंगड़ाता हुआ फिर रेलवे लाइन की तरफ बढ़ा। रेलवे लाइन क्रॉस करके एक बार फिर बाज़ार में दाखिल हुआ। कुछ फासले पर दवाइयों की एक दुकान नज़र आई। साफ़ सुथरी दुकान थी। बाहर गार्ड खड़ा था। मैं अंदर चला गया। मैंने ट्रैंकुलाइज़र मांगा। सेलमैन ने मुझे सर तपा देखा, फिर मालिक दुकान की तरफ देखा। मालिक दुकान ने भी मुझे ही देख रहा था। उसने खुश्क लहजे में कहा, नहीं है भाई। मैं चंद लम्हे तजब्जब में खड़ा रहा। फिर गंदम में रखने वाली गोलियों के बारे में पूछा। इस मरतबा दुकानदार के चेहरे पर वाज़ेह तौर पर झंझलाहट और गुस्सा नजर आया।
उसने मेरी तरफ देखे बगैर दुरुस्त लहजे में कहा, नहीं, हम नहीं रखते गोलियां। मुझे लगा कि मैंने कुछ और पूछा तो वो मुझे धकेल कर बाहर निकालने की कोशिश करेगा। यकीनन मेरा अबतर हुलिया हर किसी को चौंका रहा था। मैं वापसी के लिए मुड़ा। इस वक्त मैंने अपने अकब में एक शख्स को देखा। मुझे लगा कि मैंने उसे थोड़ी देर पहले क्रिकेट ग्राउंड की टूटी फूटी सीढ़ियों पर भी देखा था। एक बार शायद हम दोनों की नज़रें भी मिली थी। मैं बाहर निकला तो वो शख्स भी मेरे पीछे आया। मैं किसी और दुकान की तलाश में लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। 2-3 मिनट बाद मैंने देखा वो बदस्तूर मेरे पीछे था। अब शुबे की गुंजाइश कम थी। वो मेरे पीछे आ रहा था। वो क्या चाहता था, मैंने सोचा। फिर एकदम मैंने सारे ख्याल जेल से झटक दिए। मैं क्यों इर्द गिर्द के बारे में सोचूं? जब मैं वैसे ही सब कुछ छोड़ रहा हूँ, हर शय से दूर जा रहा हूँ, तो फिर क्यों अपना दिमाग खपाऊँ? इस वक्त मेरे जहन में बस एक ही बात थी कि मैं जल्द अज जल्द इस पुरस्कून अंधेरे की पनाह में चला जाऊं जो मुझे बार बार अपनी तरफ बुला रहा है। और हकीकत यह है कि मेरा मरकज़ निगाह वो अंधेरा ही था। बाकी हर शय निगाहों में धुंधलाई सी हुई थी। हर मंजर जर्द जर्द और दूर अफ्तादा नज़र आता था। आवाज़ें बनबनाहट की सूरत में थी। मेरे इर्द गिर्द चलते, हंसते, मुस्कुराते और बातें करते लोग जैसे किसी और दुनिया से तल्लक रखते थे। अचानक एक हाथ मेरे कंधे पर आया। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरे पास खड़ा था। वो करीबन मेरा हम उम्र ही था। उम्र 23-24 साल रही होगी। चेहरा रोशन, आंखें चमकीली और शाने काफ़ी चौड़े थे। उसके लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो नज़र नहीं आती थी, बस महसूस की जाती थी। क्या बात है? मैंने तन कर पूछा। तुमसे कुछ कहना है, वो हमवार दिलकश आवाज़ में बोला। कहो। यहाँ नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरा लहजा मज़ीद खुशक हो गया। मेरा अंदाज़ा था कि तुम यही कुछ कहोगे। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बल्कि वो कहते कहते खामोश हो गया। उसने मुझे एक बार फिर सरापा देखा और गहरी सांस लेकर फिक्रा मुकम्मल किया। बल्कि मुझे लगता है तुम्हारे इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने पूछा। मतलब भी बता दूंगा अगर तुम मेरे साथ चलो तो। और मेरा वादा है कि मैं तुम्हें किसी भी काम से रोकूंगा नहीं और ना ही तुम्हारा ज़्यादा वक्त लूँगा। बस 1-आध घंटा। पता नहीं इस बंदे के लबो लहजे में क्या बात थी। मैं इसे पीछा नहीं छुड़ाना चाह रहा था। कोई मकनातीसी कशिश थी जो मुझे दूर नहीं हटने दे रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन वो जल्दी से बोला, यार 1-आध घंटा कुछ ज़्यादा वक्त तो नहीं होता। इसके बाद तुम हर काम के लिए आज़ाद हो। बल्कि तुम्हारे किसी भी इरादे को पूरा करने में तुम्हारी मदद भी करूँगा। मैं चंद लम्बे शदीद तज़ब्ज़ब में रहा। फिर उसने मुझे बड़ी मुतासर को नज़रों से देखा। उसने साफ़ सुथरी पैंट शर्ट पहन रखी थी। पाँव में सफ़ेद जोगर्स थे। वो ज़िंदगी की उमंग और तरंग से भरपूर नज़र आता था। इसमें किसी को कायल करने की सलाहियत थी। मैं चादला में खामोश रहने के बाद बोला, तुम यहीं किसी चाय खाने में बैठ कर ना तुमसे बात कर लें? नहीं, इस बात के लिए ज़रा पुरस्कून माहौल की ज़रूरत है। अगर तुम कहोगे तो वापसी तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। कहाँ जाना होगा? आओ मेरे साथ। उसने कमाल बेतकल्फ़ी से मेरा बाजू पकड़ लिया। उसके साथ ही एक रक्शे वाले को देख कर आँख लगाई। ओ भाई, रक्षा वाला रुक गया। वो मुझे लेकर रक्शे में बैठ गया। मीनार पाकिस्तान चलो, उसने कहा। अशकोले खाते तकरीबन 1.25 घंटे में मीनार पाकिस्तान पहुंच गए। रास्ते में हम तकरीबन खामोश ही रहे थे। मीनार पाकिस्तान को देखकर वो मेरी तरफ झुका और मुस्कुराते हुए दबी आवाज़ में के साथ बोला, वैसे खुदकशी करने के लिए ये भी जगह अच्छी है यार। लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया इससे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर बेजारी से मुंह फेर लिया और रक्षा से बाहर देखने लगा। वो गालबन अपने फिक्रे पर खुद ही मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कुराहट बड़ी अजीब थी। वो नज़र को अपने अंदर जज्ब कर लेती थी। अब इस अमर में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही थी कि वो मेरी ज़हनी कैफियत से आगाह है और मेरे ख़तरनाक इरादे से भी कुली तौर पर बेखबर नहीं। मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त था। जब मैंने मेडिकल स्टोर जाकर बेढंगे तरीके से गोलियां वगैरह मांगी थी, वो मेरे बिल्कुल करीब मौजूद था और मेरी बातें सुन रहा था। इससे पहले वो खस्ता हाल क्रिकेट ग्राउंड में भी मेरी हरकत और सुकनात देख चुका था। कहीं ये कोई खुफिया पुलिस वाला तो नहीं, मैंने सोचा। मुझे मालूम था कि खुदकशी या इक़दाम खुदकशी जुर्म है और काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है।
कहीं ये बंदा मुझे थाना वगैरह तो नहीं ले जा रहा था। इसी दौरान मैं इसकी शीरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो एक बार फिर मेरी तरफ झुका और मध्यम लहजे में बोला, लगता है मेरी बात तुम्हें बुरी लगी, माफ़ कर दो यार। मैं तो एक जनरल बात कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं रहे, पहुँच गए हैं। वो सामने बिजली का ट्रांसफ़र देख रहे हैं ना, वहीं रुकना है। तब उसने यही बात रक्शे वाले को भी बता दी। रक्षा से उतरकर उसने किराया दिया, साथ में 20 रुपये टिप भी दे दी। रक्षा वाला सलाम करके रुखसत हुआ। हम रावी रोड के एक बारौनक इलाके में दाखिल हुए। यहाँ रहायशी मकानात थे, इक्का दुक्का दुकानें भी थी। यहाँ मेरे इस साथी को कई लोग पहचानते थे। 2-4 लड़कों ने उसे हीरो भाई कहकर सलाम किया। 2-3 दुकानदारों ने भी उसकी अलैक सलैक हुई। लगता था वो यहाँ खासा हर दिल अजीज़ है। लोग मेरे उलिये को भी ताज्जुब से देख रहे थे, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। फिर एक थड़े पर बैठे 1.5 उम्र शख्स ने कहा, हीरो पुत्र, तेरी मासी याद कर रही थी, तुझे एक चक्कर घर का लगा आना। हाँ चाचा, आऊँगा। मैं जैतून का तेल लाया हूँ उनके लिए, उनके घुटनों को बड़ा फ़ायदा देगा। चाचे करीब बैठे एक नीम बहरे शख्स ने कहा, खतून का तेल? ये खतून का तेल क्या होता है? खतून का नहीं, जैतून का तेल बड़े पाजी, मेरे साथी ने वजाहत की। चाचे ने मुस्कुराते हुए अपने नीम बहरे दोस्त को छेड़ा, 2 खातूनों का तेल तो तुम निकाल चुके हो, वो दोनों बेचारी कब्रिस्तान में हैं। अब भी तुम्हें खातून ही सुनाई और दिखाई देती है। कुछ खुदा का खौफ कर नज़ीर। मेरा साथी भी मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने एक बार फिर अपने इर्द गिर्द चमकीली शुआएं सी बखेर दी। वो नीम बहरे नज़ीरे के कंधे पर हाथ रख कर बोला, बड़े पाजी को खुदा का खौफ है चाचा, इसलिए तो वो तीसरी शादी की बात करते हैं, वरना लोग आजकल क्या क्या गुल नहीं खिला रहे। फिर उसने नज़ीरे का कंधा थपकते हुए कहा, बड़े पाजी आप फिक्र न करें, अगले हफ्ते आपको मियां अस्पताल ले जाऊंगा। वह एक डॉक्टर अपना बड़ा पक्का वाकफ़ है, उससे आपके दोनों कानों की ओवरऑलिंग कराते हैं। नज़ीरे के चेहरे पर खुशी नमूदार हुई। मैं कई दिन से सोच रहा था कि तुझसे ये बात कहूँगा, अब तुमने खुद कह दिया है। अल्लाह तुझे याती दे, तू बड़ा ख्याल रखता है अब सबका। लो बड़े पा, आपने अब बेगानों जैसी बातें शुरू कर दी। बस मैं चला, मेरे साथी ने कहा और मेरा बाजू थाम कर आगे बढ़ गया। छत पर खड़े एक लड़के ने जोर से कहा, हीरो भाई कैच। उसके साथ ही उसने एक सेब उसकी तरफ उछाल दिया। उसने सेब कैच किया और उसे कचर कचर खाता हुआ एक कोठी नुमा घर के दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। जेब से चाबी निकालकर उसने दरवाज़ा खोला। गैराज में एक अजीब वजह की मोटरसाइकिल खड़ी थी। वो मुझे बरामदे से गुजार कर अंदर ले आया। यहाँ चारों तरफ बेतरतीबी थी, जिसे देखते ही अंदाज़ा हो जाता था कि इस घर में औरत का गुजर नहीं है। बहरहाल घर में सारी सहूलतें मौजूद थी। ये तकरीबन 10 मरले का घर था और अच्छा बना हुआ था। अगर यहाँ सलीका और तरतीब होती तो ये खूबसूरत नज़र आता। इसी दौरान में पड़ोस की तरफ से आवाज़ आई कि शख्स ने द्वार के ऊपर से हीरो भाई कहकर पुकारा। वो जी जैद भाई कहता हुआ बगली राहदारी में चला गया। पड़ोसी ने पूछा, ये आपके साथ कौन है? अपना दोस्त है जैद भाई, समझे बचपन का दोस्त। उसे हुआ क्या है? काफ़ी चोटें लगी थी। दरअसल अभी कुछ देर पहले लाहौर स्टेशन पर ट्रेन से उतरा है। स्टेशन की सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया है। शुक्र है खुदा का कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी। हीरो ने बड़ी रवानी से कहा, डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, बैंडेज वगैरह करवाई है। कुछ देर बाद हीरो फिर मेरे सामने था, चेहरे पर वही मकनातीसी मुस्कुराहट लिए। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, हाँ आप बताओ क्या कहना है तुमने? नहीं, इस तरह नहीं, पहले तुम्हें अपना हुलिया ठीक करना पड़ेगा होंगे और कुछ खाना पीना भी पड़ेगा। मैं तुम्हारी सूरत देखकर बता सकता हूँ तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। देखो मुझे नाश्ते वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ज़रा अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। देखो ये तुम्हारी बुनियान भी अब खून से दागी होने लगी है। मैं उसे रोकता ही रह गया, मगर वो साबुन तौलिया लेकर आ गया। उसने इसरार के साथ मेरा मुंह धुलवाया, मेरी ठोड़ी की ताज़ा बैंडेज की। अपने हाथ से उसने मेरे ज़ख्मी मुंह पर पट्टी बांधी। फिर वो मेरे लिए एक इस्त्री शुदा जोड़ा ले आया। पतलून के अंदर बेल्ट वगैरह भी मौजूद थी। मेरे इनकार की परवाह किए बगैर उसने मुझे बाथरूम में धकेल दिया।
मैंने बाथरूम में कपड़े बदले। कपड़े बदलते हुए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से टेसें उठी। चोटें ठंडी हो चुकी थी और जोड़ जोड़ दुख रहा था। मैं बाहर आ गया तो वो मेज़ पर खाने पीने की अशिया सजाए बैठा था। पिज़्ज़े के टुकड़े, चिकन रोल, गुडनी और ऑरेंज जूस वगैरह। उसने बहुत इसरार किया मगर इस बार मैंने उसकी नहीं मानी। मैं इस काबिल नहीं था कि मुंह में लुकमा रख सकता। मुझे लगता था कि उल्टी हो जाएगी। हाँ, अब बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने बेहद रुखाई से कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसने उल्टा सवाल किया। मैंने खामोशी से दांत पीसे और गहरी सांस लेकर बोला, मेरा ख्याल है तुम बस मेरा और अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हो। तुम्हारे पास कोई काम की बात है और ना तुम करोगे। क्या मतलब सीधा साधा है। तुमने मुझे मेडिकल स्टोर में देखा है। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं गोलियां वगैरह खाकर अस्पताल पहुंचने का इरादा रखता हूं? अब तुम खुदाई फौजदार बनकर मेरे सर पर मुसल्लत हो गए हो। मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर देने का इरादा रखते हो। क्या मतलब? ये थी किस्त नंबर 11, ललकार।